करते हैं कि थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होती है। तो जब हाइपोथैलेमस रिसीव करते हैं स्टिमुलस, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, और थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं T4 T3 टारगेट टिश्यू पे एक्ट करते हैं। और जब इनकी जो क्वांटिटी है वो एक्सीड कर जाती है लिमिट, तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी को ये करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं और इन्हें स्टिमुलेट करते हैं कि कम से कम जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करें, ताकि थायराइड हार्मोन्स कम जो है रिलीज़ हों और जो क्वांटिटी है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफ़ेक्ट क्या होता है थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे क्या इफ़ेक्ट होता है कि प्रोटियोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ये प्रोटियोलाइसिस है, थायरोग्लोबुलिन की इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि T3 T4 थायराइड हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में रिलीज़ होते जाते हैं, ठीक है। ये था ना हमने सिंथेसिस में थायराइड हार्मोन के ये पढ़ा था सारा, तो ये उसी का पार्ट है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ आयोडाइड पम्प, ठीक है। आयोडाइड पम्प की जो एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, इससे क्या होता है आयोडाइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल में कंसनट्रेट होते हैं और थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। इंक्रीज आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन की आयोडीनेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और अल्टीमेट इन सब का क्या इफेक्ट है कि थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज़ होते हैं। इंक्रीज साइज एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड सेल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ थायराइड सेल्स, ठीक है। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या इफेक्ट है थायराइड ग्लैंड पे, बेसिकली ये कि ये इंक्रीज़ करता है थायराइड हार्मोन की कंसनट्रेशन को। अब क्या है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। mechanism of action, it acts through cyclic second messenger system, ठीक है। TSH acts through second messenger cyclic AMP का जो second messenger system है, it acts through it, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर पे आके अटैच होता है। जब ये अटैच होता है तो क्या होता है एडिनाइल साइक्लिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, साइक्लिक AMP इंक्रीज़ हो जाती है उसकी कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होता है और मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है अल्टीमेटली कि जो थायराइड हार्मोन्स है T3 T4 इनकी सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पे आ जाता है। अब हमने किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसका मैकेनिज़्म क्या है, इट एक्ट्स थ्रू साइक्लिक AMP सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, लेकिन जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है इट एक्ट्स थ्रू फॉस्फोलाइपेज सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, ठीक है। इधर साइक्लिक AMP वाला सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है, इधर फॉस्फोलाइपेज C वाला। कहाँ से सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय नर्व एंडिंग्स इन मीडियन एमिनेंस ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। मीडियन एमिनेंस में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हाइपोथैलेमस के मीडियन एमिनेंस में, वहाँ पे ये सिक्रीट होता है। ट्रांसपोर्टेड टू एंटीरियर पिट्यूटरी बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। देखिए यहाँ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज होकर एंटीरियर पिट्यूटरी तक जाता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बाइंड्स थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर्स इन पिट्यूटरी, ठीक है। यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने रिसेप्टर्स पे अटैच हुआ था, यहाँ पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन अपने रिसेप्टर्स पे अटैच होगा, तो फिर यहाँ पे क्या एक्टिवेट होगा फॉस्फोलाइपेज सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। वहाँ पे कौन सा हुआ था एडिनाइल साइक्लेज सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है ना। यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होगा। इंक्रीज फॉस्फोलाइपेज C कैस्केड ऑफ सेकेंड मैसेंजर इंक्लूडिंग कैल्शियम एंड डाईएसाइलग्लिसरॉल। अल्टीमेटली क्या होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होगा, उसकी सिक्रीशन होगी, ठीक है। तो दोनों कर लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब करते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूरोजेनिक स्टिमुला ऑन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब न्यूरोजेनिक स्टिमुला में क्या आ जाता है कि जब कोल्ड हो सर्दी हो तो उसमें क्या होता है कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है और मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। इसके ऑपोजिट इमोशनल रिएक्शंस जो होते हैं एंजाइटी एक्साइटमेंट, उसमें क्या होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, तो वो उसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। अच्छा, इसमें न्यूरोजेनिक स्टिमुलाई का समझ आ गया कि कोल्ड का और इमोशंस का है। कोल्ड में जो है इंक्रीज़ हो जाएगी सिक्रीशन, इमोशंस में डिक्रीज़। नेगेटिव फीडबैक में क्या है कि थायराइड हार्मोन्स जो है इंक्रीज़ जब होते हैं तो थायराइड हार्मोन्स यहाँ पे अभी फ्लो चार्ट है।
थायराइड हार्मोन्स यहाँ पे मैंने बताया था, थायराइड हार्मोन्स जो है इंक्रीज़ होंगे तो ये नेगेटिवली एंटी पिट्यूटरी को जो है क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम से कम प्रोड्यूस करें, ताकि ये इसकी जो क्वांटिटी है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, एंटी थायराइड सब्सटेंसेस हैं, क्या क्या हैं, थायोसाइनेट है, पॉलीथायोयूरेसिल है, और एंटी थायराइड सब्सटेंसेस हैं जिसमें थायोसाइनेट, पॉलीयूरेसिल और इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयोडाइड्स आ जाते हैं। अब इन तीनों को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं थायोसाइनेट आयंस। ठीक है, थायोसाइनेट आयंस क्या कहते हैं कि आयोडाइड, अच्छा क्या था कि ये सोडियम आयोडाइड सिम ट्रांसपोर्टर था, या फिर आयोडाइड पम्प भी कहते हैं। अब ये क्या आयोडाइड आयंस को सेल के अंदर पंप करता था, तो ये क्या करते हैं कि ये दूसरे आयंस यानी थायोसाइनेट आयंस, नाइट्रेट आयंस और परक्लोरेट आयंस को जो है वो यहाँ से इन्हें भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं ऑफ आयोडाइड। ठीक है, यानी कि ये जो आयोडाइड पम्प है ये आयोडाइड के अलावा इन 3 आयंस को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है, जिसकी वजह से ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं ऑफ आयोडाइड ट्रांसपोर्ट। डेफिशिएंसी इससे क्या होता है कि डेफिशिएंसी होती है थायराइड हार्मोन की। अब थायराइड हार्मोन की जो है क्या कहते हैं डेफिशिएंसी हुई है, वो कम से कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। यही डायग्राम आ जाता, यही स्केच आ जाता है, थायराइड हार्मोन्स कम से कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इन टी पिट्यूटरी को कहेंगे थायराइड हार्मोन्स जो है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करो, ताकि थायराइड हार्मोन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ये कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्या करेंगे, टी पिट्यूटरी को कहेंगे कि तुम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा कर दो, ताकि हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। ठीक हो गया। इससे क्या होगा कि सिक्रीशन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ज़्यादा से ज़्यादा होगी, एक्सीड कर जाएगी, और थायराइड ग्लैंड जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और गोइटर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है पॉलीथायोयूरेसिल। अलॉन्ग विद मेथामेजोल एंड कार्बेमाजोल, 2 नाम है, मेथामेजोल एंड कार्बेमाजोल ब्लॉक पेरोक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, क्या करते हैं कि ये पॉलीथायोयूरेसिल जो है इन दोनों के साथ मिलके पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो उसको ब्लॉक करता है। पेरोक्सीडेज एंजाइम का क्या फंक्शन था कि ये यहाँ पे क्या करवा रहा था, आयोडीनेशन और कपलिंग। ठीक है, यहाँ पे कपलिंग ये है, जो ये वाला कपलिंग वाला स्टेप है ये इफेक्ट होगा। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देंगे, मतलब पेरोक्सीडेज एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कपलिंग के लिए, तो कपलिंग भी ब्लॉक हो जाएगी और आयोडीनेशन भी ब्लॉक हो जाएगी। लाइक थायोसाइनेट डज नॉट प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अच्छा, T3 और T4 की जो है वो कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, जब आयोडीनेशन और कपलिंग इफेक्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली T3 और T4 जो है वो कम से कम प्रोड्यूस होंगे। अब फिर इसको इस डायग्राम इस स्केच को फिर सामने ले आते हैं। T3 T4 कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या करेंगे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो, ताकि इसकी कंसनट्रेशन जो है मेंटेन हो सके। ठीक है, और ये TSH ज़्यादा रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गोइटर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हाई कंसनट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयोडाइड्स, इसको वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने तो पढ़ा था कि आयोडाइड ज़्यादा होंगे तो थायराइड हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है। हाई कंसनट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयोडाइड्स जो है वो अब कैसे करते हैं अफेक्ट, इसको कैसे कम करते हैं थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को, कि यहाँ पे आयोडाइड पूल है ना, आयोडाइड जो है पंप होते जा रहे हैं अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या होता है कि अगर बाहर जो है आयोडाइड पूल जो अंदर है उससे ज़्यादा आयोडाइड हो जाए तो ये क्या है, ब्लॉक कर देते हैं थायराइड हार्मोन की जो है ना सिक्रीशन को। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर होता है कि हमने तो कहा था कि आयोडाइड ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जो है सिक्रीशन होगी, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हो गया। ठीक है, आयोडाइड प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन इन ब्लड 100 टाइम्स दैन नॉर्मल। ठीक है, जब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आयोडाइड प्रेजेंट होंगे अंदर के निस्बत, तो ट्रांसपोर्ट अंदर की तरफ नहीं हो सकेगी। ठीक है, आयोडाइड ट्रैपिंग जो है कम हो जाएगी। एंडोसाइटोसिस ऑफ कोलॉइड पैरालाइज, ठीक है, ये थी ना एंडोसाइटोसिस, तो ये भी पैरालाइज हो जाएगी। डिक्रीज थायराइड ग्लैंड साइज, डिक्रीज ब्लड सप्लाई फॉर 2 to 3 वीक्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का साइज़ भी कम हो जाएगा और ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने 3 किए हैं एंटी थायराइड सब्सटेंसेस जो कि थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को कम करते हैं। थायोसाइनेट आयंस, पॉलीथायोयूरेसिल और हाई कंसनट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, थायोसाइनेट कैसे करता है कि आयोडाइड पंप को जो है
उधर उसको अफेक्ट करता है। और जो पॉलीथायरोसिल है वो क्या करता है कि वो पेरोक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है अलॉन्ग विद 2 अदर मेथामेजोल एंड कार्बेमाजोल, ठीक है, जिसकी वजह से आयोडीनेशन और कपलिंग इफेक्ट होती है। और इसके बाद हाई कंसनट्रेशन ऑफ और इनऑर्गेनिक आयोडाइड्स का बताया कि उसकी ब्लड में आयोडाइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, आयोडाइड ट्रैपिंग कम हो जाती है। इन सब का अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। फिर नेगेटिव फीडबैक होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज़ होता है और गॉइटर हो जाता है।